चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप। तो लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में एज सच बड़ी नॉर्मल सी बातें चली थी। मैंने आपसे लास्ट क्लास में मेनली आपका सिलेबस डिस्कस किया था, हमारे ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब चीजें मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। जो चैप्टर था, पहला चैप्टर इस सब्जेक्ट का, वो तो हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था। सर किस साइज की नोटबुक बनाए इकोनॉमिक्स के लिए? बेटा अब ऐसी चीजें तो मत पूछो ना, किस साइज की नोटबुक बनाए। आप एक रजिस्टर बना लो नॉर्मल सा कोई भी, ठीक है कार्तिक? नालायक बच्चा, किस साइज की नोटबुक बनाए? और भी कुछ पूछ ले ऐसा सा। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल सी बातें करी थी। सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके की सारी बातें हमने करी थी। एज सच जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो तो बहुत थोड़ा सा किया था, ठीक है ना। स्टिल एक चीज आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार ये मैं क्लास के एंड में भी बताऊंगा, एक बार क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रहा हूं। आज की जो ये क्लास है, ये आज भी आपकी, जैसे कल की क्लास भी आपकी अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की हुई थी, आज भी आपकी अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की ही क्लास है। पहले इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है, उसके बाद 12 बजे आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी, और कल से फिर 2 दिन लगातार आपकी मैथ्स की और लॉ की क्लास होगी, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये, तो आज और कल जो बीत चुका, 2 दिन लगातार आपकी अकाउंट्स की इकोनॉमिक्स की क्लास हो गई, और फिर कल और उससे अगला दिन आपकी मैथ्स की और लॉ की क्लास हो जाएगी, पहली चीज, ठीक है जी। दूसरी चीज, अब यहां पे अगर लास्ट क्लास किसी भी बच्चे ने मिस करी थी, जो भी बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आपकी किसी दिन कोई क्लास मिस हो जाए, और प्लीज जो मैं आप बोल रहा हूं उसको डेली प्रैक्टिस मत बना लेना कि अब इस वजह से फिर डेली की क्लासेस ही मिस कर दो। अगर किसी दिन की कोई क्लास आपकी मिस हो जाए, जैसे 1-2 बच्चे यहां पे लिख रहे थे अभी, तो आप चिंता मत करिए, जिस भी दिन की आपकी क्लास मिस हो जाएगी आप हमें बता दीजिए। जैसे आपकी मैं ये क्लास ले रहा हूं, साथ के साथ लाइव इस क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है आप हमें बता दीजिएगा, आपको सेम डे उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, सो दैट आपका उस पर्टिकुलर क्लास का कंटेंट मिस ना हो और नेक्स्ट क्लास का आपको सब कुछ समझ भी आए, ठीक है जी। समझ आ गया सबको? अब एक बारी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो थोड़ा सा ही किया था इस चैप्टर का लास्ट क्लास में, लेकिन जो भी किया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, या इस चैप्टर का नाम है स्टडी मैट के अकॉर्डिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको एक एग्जांपल सा दिया था यूं ही, कि मान लीजिए आपके बड़े सारे शौक हैं, पार्टी करने जाना था, गोवा जाना था घूमने, डेट पे जाना था, शॉपिंग पे जाना था, मूवी देखने जाना था, बड़े सारे शौक थे, लेकिन इन सारे शौक को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। हमने पप्पा से बोला पप्पा पैसा दे दो, पप्पा ने कितना पैसा दिया शौक पूरा करने के लिए? 2000, और क्या बोल दिया, अपनी जिंदगी जी लो। अब हम सोच रहे हैं यार इतने सारे शौक, पैसा सिर्फ 2000, इसमें कौन से शौक पूरे होंगे? तो अल्टीमेटली यहां पे हम एक सिनारियो फ्रेम कर रहे थे कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जो हमारी जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं और जरूरतें जब अनलिमिटेड होती हैं, तो हम ऐसे सिनारियो में क्या करते हैं? अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो जरूरत पूरी हो ही नहीं सकती 2000 में, हटा दो उसको, और जो जरूरतें पूरी हो भी सकती हैं 2000 में, पहले कौन सी पूरी करनी है, उसके बाद कौन सी पूरी करनी है, फिर कौन सी पूरी करनी है। मतलब अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज कर लिया जरूरत के अकॉर्डिंग, किस जरूरत में भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, दैट इज प्रायोरिटाइज द नीड्स। नीड्स को इस तरीके से, वांट्स को इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना क्या कहलाता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इसी को कीवर्ड्स की फॉर्म में हमने पहले यहां पे लिखा था। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है, इकोनॉमिया, और इकोनॉमिया का भी अपने आप में मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बस लास्ट क्लास में हमने इतना सा ही किया था। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताएंगे एक बारी? हाँ जी, नींद में तो नहीं है, जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले, सभी होश में है एकदम? ठीक है जी। तो अब आज का अपना टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का। पहले थोड़ा सा समझेंगे, फिर आगे
धीरे 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 समझने के बाद जो भी उसमें निकलेगा वो सारा फिर मैं आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, अभी आपकी क्योंकि डेमो क्लासेस चल रही है, सेम लिंक पे होंगी, चिंता मत करिए, ठीक है ना। अच्छा सुनेंगे अब मेरी बात। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको उसमें से कुछ चीजें पता हो सकता है ना पता हो, डिटेल में बात करेंगे यहां पे, और कोशिश करेंगे आप इंटरेक्ट करते रहेंगे मेरे साथ, ठीक है ना, ताकि सो ना जाए। और दूसरी बात, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कैमरे को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक्चुअली में स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूं। अच्छा, कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में कुछ लोग होते हैं, अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज जो वहां पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं, शायद आपने सुना हो। एक होते हैं कंपनी के मालिक, ऑनर्स। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, शेयर होल्डर्स। एक बच्चे ने जवाब दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं बच्चे, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। अच्छा, कंपनी के मालिक तो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होती है कंपनी की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर ये स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल सही अमित, इक्विटी होल्डर्स। अब सर ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर एक तरह से बिल्कुल इस तरीके से है कि एक कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन वो खुद से काम नहीं करते। मालिक कभी खुद काम नहीं करता, मालिक अपने लोगों से, अपने एम्प्लॉइज से काम करवाता है। तो एक तरह से मालिक होते हैं किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स काम करवाने के लिए किसको हायर करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सिंपल बात है, कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स और काम करवाने के लिए हायर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे ना जैसे एक बारी बच्चों का डाउट आया कि सर कंपनी के मालिक अगर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो खुद ही काम क्यों नहीं कर लेते? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों हायर करते हैं? जो वो खुद नहीं होते, वो किसी और को काम, सारा पैसा खुद लगा दिया शेयर होल्डर्स ने और काम करने के लिए किसी और को बुला लिया। ऐसा क्यों करते हैं? खुद क्यों नहीं करते ये काम? तो सर इतना बड़ा सिंपल सा इसका रीजन है। बिल्कुल सही। नहीं, नो सफिशिएंट एजुकेशन तो है ही है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा मेन जो रीजन आता है वो ये आता है, आप एक रिलायंस कंपनी के हिसाब से भी सोचो। अगर एक रिलायंस कंपनी के कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस कंपनी के। अब अगर लाखों लोग मालिक जो हैं एक कंपनी के, एक शेयर होल्डर्स एक कंपनी के, अगर वो सारे मिलके लग जाएं कंपनी चलाने, तो एक बात बताओ, एक भी डिसीजन लिया जा पाएगा? मीटिंग हो रही है और मीटिंग में लाख मालिक बैठे हैं, 1 लाख मालिक बैठे हैं, और एक मुद्दे पर डिस्कशन चल रही है, हाँ भाई क्या डिसीजन लिया जाए। एक बंदा बोलेगा ऐसे कर लो, दूसरा बोलेगा ऐसे कर लो, तीसरा बोलेगा ऐसे कर लो, और आपस में कंसेंसस बनेगा ही नहीं किसी का, ठीक है। केओटिक हो जाएगा पूरा का पूरा वो एनवायरमेंट। तो सबसे मेजर रीजन तो ये आता है कि शेयर होल्डर्स, आपने पैसा लगा दिया, अब आप साइड पे बैठ जाओ, आप मालिक हो, आप काम करवाइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। बिल्कुल सही बात। आदित्य अभी उसमें आएंगे जो आपने जवाब दिया ना, दे वांट मोर प्रॉफिट्स आफ्टर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी वगैरह वगैरह, ऑल्दो दिस इज पर्टिकुलरली करेक्ट, बट इसमें अभी और भी चीजें आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो कंपनी के मालिक हो गए शेयर होल्डर्स, और कंपनी चलाने के लिए आ गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर साल के एंड में ये जो कंपनी की मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एक तरह से ये तो नौकर है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मालिकों के पास जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, और हर साल के एंड में अपनी परफॉर्मेंस कंपनी के मालिकों को दिखाएंगे कि भैया पूरे साल में हमने आपके पैसों से ऐसा बिजनेस चलाया। बड़ी सिंपल बात। तो पहली बात, हर साल के एंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस इन कंपनी के मालिकों को दिखाते हैं कि भैया पूरे साल में हमने ऐसी कंपनी चलाई। अच्छा, पूरे साल के एंड में जब ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि हमने ऐसी कंपनी चलाई, वो परफॉर्मेंस एक मीटिंग में दिखाई जाती है। उस मीटिंग का नाम होता है, एक बच्चे ने नाम भी सही लिखा है, एनुअल जनरल मीटिंग, प्यार से बोलते हैं एजीएम।
तो ईयर के एंड में एजीएम हुई और एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मालिकों के सामने पहुंच गए कि सर आपने हमें हायर किया था, देखो पूरे साल में हमारी ये परफॉर्मेंस रही। ठीक है जी, यहां पे मैं एक बारी पढ़ लूं, किसी का कोई डाउट तो नहीं आ रहा। शुभम, इट डिपेंड्स, समटाइम्स यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होल्ड करते हैं इक्विटी, लेकिन उनके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होता। अब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 5% के शेयर्स हैं, 10% के शेयर्स हैं, डजंट मैटर, हार्डली मैटर्स, ठीक है ना। जो मेजर शेयर होल्डर्स का चंक होता है वो यहां पे होता है, यहां पे कंपनी के प्रोमोटर्स भी होते हैं। अब जैसे मैं रिलायंस की बात करूं ना, रिलायंस का मार्केट में जो शेयर्स फ्लोटेड हैं, जो आप, मैं, हम, तुम लोग खरीद सकते हैं, वो तो 15-16% है। मेजर चंक जो है वो अंबानी साहब के पास ही है उसका, ठीक है ना। एनीवे, अच्छा, जब मैंने ये बात बोली कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईयर एंड, आता हूं ये अभी बताता हूं। एक बच्चे ने लिखा है सर व्हाट इज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इससे भी आता हूं अभी, ये पहले सुनी लो एक बारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो चीजें पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसी बात को कंप्लीट करूंगा। बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बच्चे, अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 51% या उससे ऊपर के शेयर्स आ जाते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, नॉर्मल बात है। इसी चीज को हम टेक्निकली बोलते हैं, अगर आपके पास किसी कंपनी के 51% या उससे ऊपर के शेयर्स आ गए तो आपके पास उस कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है 51% या उससे ऊपर के शेयर्स होल्ड करना किसी कंपनी के। अब आप कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं उस कंपनी को। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के आपके पास 49% या इससे कम और लेस, 49% या इससे कम शेयर्स हैं तो आपके पास, आप उस कंपनी के मालिक नहीं है, तो इसको बोलते हैं आपके पास उस कंपनी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 51% से ऊपर के शेयर्स आ गए तो कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया। 49% या उससे कम परसेंटेज के शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के तो बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपके पास किसी कंपनी के 10% और मोर, 10% या इससे ज्यादा के शेयर्स आ जाएं तो कहा जाता है आपके पास उस कंपनी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया। सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, इससे क्या हो जाता है, ये सारी बातें अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन यहां पे मैं आपको बस नाम बता रहा था। एक बच्चे ने बीच में पूछ लिया सर व्हाट इफ अ पर्सन हैज 50% शेयर्स। इट इज नॉट पॉसिबल उज्जवल, 50% शेयर्स होल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास 49% की शेयर होल्डिंग है और मान लो आप कंपनी के पास पहुंच जाते हो 1% के और शेयर्स लेने, आपको 1% के शेयर्स और लेने का ऑफर ही नहीं दिया जाएगा। कंपनी बोलेगी या तो हम तुम्हें शेयर्स देंगे ही नहीं, लेने हैं तो 2% या उससे ज्यादा के शेयर्स लो, क्योंकि 2% या उससे ज्यादा के शेयर्स लोगे तो आपके टोटल शेयर 51% से ऊपर बन जाएंगे। आपको इतने शेयर्स दिए ही नहीं जाएंगे इस हिसाब से कि 50% की होल्डिंग बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि वहां से कोई कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होता। 50-50 में कौन मालिक, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती, ठीक है ना। हाँ जी, ये तीनों चीजें समझ आई। अब मैं ये नाम बोलूंगा तो कोई कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो समझ जाओगे, मैं बोलूंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो समझ जाओगे, मैं बोलूंगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो भी समझ जाओगे। बताएंगे एक बारी सभी नालायक। यस सर, ओके जी। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे टॉपिक में बात यह चल रही थी कि कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स और उन्होंने काम करने के लिए हायर कर रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईयर के एंड में आके अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग में कि सर पूरे साल में हमने ऐसे कंपनी चलाई, ठीक है ना। अब सर जब ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो इस परफॉर्मेंस को दिखाते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अपनी परफॉर्मेंस कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू शो करी जाती है कि ये परफॉर्मेंस हमारी रही। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेजर डॉक्यूमेंट्स मैं आपको उसमें बता रहा हूं। P&L रखा जाता है,
बैलेंस शीट रखी जाती है एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बच्चों का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब। तो पी एंड एल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप क्या बोलते हो? फाइनल अकाउंट्स बोलते हो। तो ये फाइनल अकाउंट्स के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस कंपनी के मालिकों को दिखा देते हैं, भैया हमने पूरे साल में ये कंपनी चलाई। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आपको ही कह दूं कि आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको एक टेस्ट देना है, एक एग्जाम देना है, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद कह दूं खुद ही चेक कर लो और खुद ही नंबर दे दो और खुद ही पास या फेल कर दो अपने आप को, मेरे को बताओ क्या कभी अपने आप को फेल करोगे? नहीं। गिरिराज, सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट इशू देयर शेयर्स, ऑल्दो ये यहां का सवाल नहीं है, प्लीज ये आप लॉ के क्वेश्चन यहां पे मत पूछिए, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, उसी से रिलेटेड बातें करेंगे अभी। ये इस तरीके की अगर चीजें हैं वो आप क्लास के बाद पूछ लीजिए अगर ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, आदित्य कह रहा है सर तब तो टॉप करेंगे। गिरिराज, आपको समझ आ गया जो आपने पूछा? वैसे मैंने जवाब दे दिया है, नहीं कर सकते। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है कि आज अगर आपको सीए इंस्टीट्यूट कह दे कि बेटा अपने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल के एग्जाम खुद ही दे लो, खुद ही चेक कर लो और खुद ही देख लो पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, सारी जनता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के घूमेगी, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है सर जो काम कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसी को अगर बोलोगे अपनी परफॉर्मेंस बता पूरे साल में क्या किया, तो सर क्या वो कभी भी बताएगा उसने गलत काम किया? क्या वो कभी भी बताएगा उससे फ्रॉड हो गया? नहीं, वो तो छुपाएगा अपनी गलतियों को, और अगर फ्रॉड किया तो उसको भी छुपाने की कोशिश करेगा, वो तो बस अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ। बड़ी सिंपल बात है। तो इसके लिए ये जो फाइनल अकाउंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, इनका ऑडिट किया जाता है, इनका ऑडिट किया जाता है। और एक तीसरा पर्सन पिक्चर में आता है, ये ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिल्कुल सेम वही चीज है कि जैसे आपने एग्जाम दिए, अब सीए का इंस्टीट्यूट उनका अपना एक एग्जामिनर है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को, आपके पेपर को चेक करेगा और अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स अलॉट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के नंबर देगा आपको। इसी तरीके से कंपनी के मालिक तो बस पैसा लगाते हैं, काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही वो प्रेजेंट करते हैं फाइनल अकाउंट्स की फॉर्म में। लेकिन इन फाइनल अकाउंट्स पे विश्वास किया जाए या नहीं, क्योंकि एक तरह से काम किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उन्हीं को बोल दिया जाए चेक भी कर लो, गलत बात। चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंसान को बुलाया जाता है, और वो इंडिपेंडेंट इंसान ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर सबको विश्वास हो, जिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी विश्वास हो कि गलत बात नहीं बोलेगा, जिस पर कंपनी के मालिकों को भी विश्वास हो और जिस पे आउटसाइड लोगों को भी विश्वास हो कि हां इस पर कोई दिक्कत नहीं है अगर ये आदमी कह रहा है तो अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है और वो ऑडिट करता है, और वो ऑडिट करके बताता है कि ये सब सही है या नहीं। तो एक तरह से ऑडिट, आपने शायद सुना तो होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, लेकिन ऑडिट का मतलब क्या होता है? आई गेस आपको समझ आया। ऑडिट इज नथिंग एल्स बट चेकिंग। आप एग्जामिनर ही बनने वाले हो एक तरह से सीए बनने के बाद, बट किस बात की चेकिंग? P&L की चेकिंग, बैलेंस शीट की चेकिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह की चेकिंग। एक बात आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, अभी आप फाउंडेशन लेवल वगैरह पे भी ना बैलेंस शीट, P&L वगैरह बनाना सीखोगे। आपने 11th-12th में भी सीखा है, लेकिन यहां पे भी आप सीखोगे। बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं होता ये। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है बने बनाए P&L बैलेंस शीट को बस चेक करना, उसका काम नहीं होता इनको बनाना, ठीक है ना? नहीं गुरमीत, कैसी कैसी बातें करते हो? वी विल ऑडिट आफ्टर 5 years? नहीं, कहां से सुना ये आपने? हर साल के एंड में, एवरी ईयर। मैं आपको अभी इस बारे में ना थोड़ी सी डिटेल में भी बताऊंगा, चिंता मत करिए, आपका टॉपिक अभी आगे आएगा। हर साल के एंड में परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो हर साल के एंड में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा।
अब मेरी बात आगे की सुनिए, बिल्कुल सही आदित्य, इसीलिए आपको सिखाया जाता है कि बनाना आता होगा तो ही चेक कर पाएंगे। एनीवे, अच्छा अब सर चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने P&L चेक किया, बैलेंस शीट चेक किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक किया। जी सिद्धांत बिल्कुल सही, 5 साल बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और आप उसके बाद ऑडिट कर पाएंगे। इसीलिए जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, अभी सुनेंगे मेरी बात, इसीलिए जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है वो P&L चेक करता है, बैलेंस शीट चेक करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करता है। ये तो वैसे भी ऑलरेडी बनी पड़ी है, उसने आके चेक किया, जो भी गलतियां थी उसने वो गलतियां बताई, ठीक करवाई, और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ नहीं करेगा, बस यहां पे अपने साइन कर देगा। जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट इन डॉक्यूमेंट्स पे अपने साइन कर देगा तो ये फाइनल अकाउंट्स क्या कहलाएंगे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे, फिर दोबारा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मालिकों के पास जाएंगे और कहेंगे सर हम पहले भी अपनी परफॉर्मेंस आपके पास लेके आए थे, आपने विश्वास करने से मना कर दिया, देखो हम किसके साइन करवा लाए उस पे, हम तो सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन करवा लाए। कंपनी के मालिक बोलेंगे दिखा, फिर दिखा। अब कंपनी के मालिक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, और जो भी इसकी परफॉर्मेंस में लिखा हुआ है उस पे विश्वास करके या तो इनको शाबाशी मिलेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि क्या बढ़िया काम किया है आपने, या फिर पनिशमेंट मिलेगी, निकल जाओ यहां से, बुरा काम किया है आपने। आदित्य जो आपने सवाल पूछा है व्हाट इफ उन अकाउंट्स में गड़बड़ हो, ऑल्दो ये सवाल आपके फाउंडेशन का नहीं है, लेकिन स्टिल मैं 2 मिनट के लिए इस पर डिस्कस कर देता हूं। एक बच्चे का डाउट आया है कि सर मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चीजों को चेक कर रहा है और मान लीजिए इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ नजर आती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना 3 तरीकों की ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है ना। अगर उसको इसमें कुछ भी गड़बड़ नजर आती है तो ना वो साइन तो कर देता है उस पर, लेकिन उसके ऊपर ना एक वर्ड लिख देता है क्वालिफाइड। ये आपकी नॉलेज के लिए, प्लीज जो मैं अब बता रहा हूं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, सीए फाउंडेशन के कोर्स से लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। अगर उसको किसी भी अकाउंट में गड़बड़ नजर आती है, फ्रॉड जैसी कोई चीज नजर आती है, तो वो उसके ऊपर लिख देता है क्वालिफाइड ओपिनियन। साइन तो कर देगा लेकिन उसके ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन लिख देगा, या फिर उसके ऊपर लिख देता है मॉडिफाइड ओपिनियन। आप इन दोनों शब्दों को इस तरीके से समझ लो, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइनल अकाउंट्स पे, बता रहा हूं बच्चे, बिल्कुल बता रहा हूं, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है, चेक कर रहा है P&L को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और उसको इन स्टेटमेंट्स में गड़बड़ नजर आती है, गलती नजर आती है, ठीक है ना, तो वो साइन तो कर देगा उसके ऊपर, अपने P&L पे, बैलेंस शीट पे अपने साइन कर देगा, लेकिन उसके ऊपर ना बड़ा बड़ा लिख देगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन का वर्ड लिख देगा उस पे। सर इससे क्या पता चलता है? आप इसको इस तरीके से समझ लो, मेरे को थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आई तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन लिखूंगा, मेरे को पूरा का पूरा फ्रॉड नजर आ गया कि आप तो फ्रॉड आदमी है, चोर है, तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन लिख दूंगा उस पर। कहने का मतलब है छोटी गड़बड़ मॉडिफाइड ओपिनियन, खूब बड़ी गड़बड़ क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वर्ड लिख देता है। अब मान लो आपके सामने आज एक प्रैक्टिकल बात आपने सीखी, मैं कहता हूं कल आपके सामने एक कंपनी की बैलेंस शीट आती है, उस पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर उसने मॉडिफाइड ओपिनियन लिख रखा है। इसका मतलब क्या होगा बताएंगे एक बारी? अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर रखा है लेकिन ऊपर लिख रखा है मॉडिफाइड ओपिनियन, तो इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ नजर आई है, ठीक है। और अगर आपके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, किसी कंपनी की बैलेंस शीट P&L आए, उस पर सीए ने साइन कर रखे हैं लेकिन ऊपर बड़ा बड़ा लिख रखा है क्वालिफाइड ओपिनियन, इसका मतलब क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसमें फ्रॉड दिखा है, ठीक है जी। इस तरीके से ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ऑडिट किया जाता है। ऑल्दो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, मैंने बड़ा ना थोड़े से वे में ये बात डिस्कस करी है, ये बात अपने आप में बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। अगर मैं इस पे डिस्कस करने लग गया तो आप यकीन मानिए हमारी 2-3 क्लासेस इस पे जाएंगी।
तो मैं ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज की सारी बातें मैं करूंगा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ कंटेंट की बात नहीं करूंगा यहां पे आपके सिलेबस की, खूब सारी इधर उधर की बातें, नॉलेज की बातें मैं करता रहूंगा आपसे, लेकिन धीरे धीरे, ताकि मेरी पूरी क्लास कहीं उस पर ना चली जाए। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था ये, उनको समझ आया? तो बेटा धीरे 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 अभी मैं इसको और डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है ना। सर फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं अगर फ्रॉड है तो? बेटा वो भी बताता हूं मैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आगे की बात मेरी बात ध्यान से सुनो। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? देखो यहां पे तो शेयर होल्डर मालिक हैं, शेयर होल्डर इस कंपनी में अपने शेयर्स बेच के किसी और कंपनी में निकल जाएंगे। बड़ी सिंपल बात है ना। अगर मेरे को पता चलेगा कि ये कंपनी तो फ्रॉड कर रही है, मैं उस कंपनी के शेयर बेचूंगा, किसी और कंपनी का मालिक बन जाऊंगा, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा, वो तो सिंपल बात है। मेरी आगे की बात सुनेंगे। एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये जो ऑडिट होता है क्या ये हर साल होता है? तो पहली बात जवाब है बिल्कुल हां, क्योंकि बच्चे ने लिखा था सर 5 साल बाद होता है क्या ऑडिट? नहीं, ऑडिट तो हर साल होता है। लेकिन एक बात और सुनिए, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड कंपनी समझते हैं? मतलब जिन कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, नहीं एवरी मंथ नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। जितनी भी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं, या तो वो कंपनीज और अदर कंपनीज, अदर कंपनीज मतलब लिस्टेड कंपनीज के अलावा बाकी सारी कंपनीज। सर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं बकायदा उनका ऑडिट तो हर क्वार्टर के एंड में होता है, हर क्वार्टर के एंड में। पहला क्वार्टर खत्म हुआ अप्रैल मई जून, ऑडिट करवाना पड़ेगा 3 महीने के अकाउंट्स का। उनको 3 महीने के अपने P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब बनाना पड़ता है। आप तो सीखते हैं सर पूरे साल का P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको हर 3 महीने बाद अपनी ये चीजें फाइनल करनी पड़ती हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ती हैं। तो लिस्टेड कंपनीज का सर हर क्वार्टर के एंड में ऑडिट होता है, मतलब पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बारी इनको ये वाला ऑडिट करवाना पड़ेगा। और उसके बाद पूरे साल का एक कंपाइल्ड ऑडिट दोबारा होगा, मतलब एक एनुअल ऑडिट दोबारा होगा, ठीक है। जो ये छोटा ऑडिट होता है, हर क्वार्टर का ऑडिट है, उसको बोला जाता है लिमिटेड रिव्यू। क्या बोला जाता है उसको? लिमिटेड रिव्यू, प्यार से LR बोल देंगे। और जो पूरे साल का कंपाइल्ड ऑडिट होता है उसको बोला जाता है एनुअल ऑडिट। और जो अदर कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड नहीं होती हैं, उनका सर सिर्फ और सिर्फ एनुअल ऑडिट होता है। मतलब अदर कंपनीज का पूरे साल में एक ऑडिट होता है, और जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं सर उनका पूरे साल में 5 ऑडिट होते हैं। हर क्वार्टर का पहले करवाओ, उसके बाद पूरे साल का कंपाइल्ड ऑडिट करवाओ। सर ऐसा क्यों? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सर उन कंपनीज में पैसा आपका भी लगा हो सकता है, उन कंपनीज में पैसा मेरा भी लगा हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है लिस्टेड कंपनीज में जनरल पब्लिक का फंड इन्वॉल्व होता है। कुछ गिने चुने लोगों का पैसा नहीं लगा होता, प्रोमोटर्स का पैसा या मालिकों का पैसा सिर्फ नहीं लगा होता, जनरल पब्लिक का पैसा एट लार्ज लगा होता है। जनरल पब्लिक के पैसे को हमें प्रोटेक्ट करके चलना है, इसीलिए सेबी कहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो हम इतना सा भी चांस नहीं छोड़ना चाहते फ्रॉड का। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से हर क्वार्टर के एंड में ऑडिट करवाओ। पहला क्वार्टर खत्म होगा अप्रैल मई जून, अप्रैल से जून क्वार्टर खत्म हुआ, जुलाई में ऑडिट करवाओ, और जुलाई में ऑडिट करवा के 3 महीने के 3 मंथ्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये FS लिख दिया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रैल से जून के खाते बनाओ, अकाउंट्स में जितने भी P&L, बैलेंस शीट वगैरह सब बनता है, जुलाई में उसका ऑडिट होगा, और जुलाई के जुलाई में ही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, 3 महीने के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेस में रिलीज किया जाए।
प्रेस रिलीज निकाला जाए, इसका मीडिया में दिया जाए। सर इससे क्या होगा, जितनी भी जनरल पब्लिक इस कंपनी में पैसा लगा रही है, जितनी भी जनरल पब्लिक इस कंपनी में पैसा लगा रही है, आप, मैं, कोई भी, हम में से कोई भी पैसा लगा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में, हम सबको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता लगेंगे और हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर विश्वास कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर सीए ने साइन कर रखे हैं। अगर सीए ने साइन कर रखे हैं और सीए ने कह दिया भाई इस कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, P&L वगैरह में जो भी ये लोग अपने प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं वो सब सच है और हमें लग रहा है यार प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है ये सब सही है, तो हम विश्वास कर लेंगे। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कह दिया विश्वास मत करना इस कंपनी की बात पर, हम ऐसी कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाएंगे। तो जनरल पब्लिक के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए हर 3 महीने बाद इनका ऑडिट करवाना पड़ता है और उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिव्यू। अदर कंपनीज का साल में एक बार ऑडिट। मेरी बात समझ आई जो मैंने अभी आपको बताई? सभी बताएंगे एक बारी। बिल्कुल सही, गुडविल क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल सही नितिन, आदित्य आप भी सही कह रहे हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन, काइंड ऑफ, बिल्कुल सही शुभम, अल्टीमेटली प्रोटेक्टिव फंक्शन ही है ये। हाँ जी, सभी को क्लियर? ठीक है जी। अब जो मैंने चर्चा आपसे अभी की है, सर ये 1992 के बाद हुआ ना क्वार्टरली ऑडिट का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अभी उसकी भी बात करेंगे। बड़े सारे केसेस आएंगे आपके पास यहाँ पे, हर्षद मेहता केस लो, इस तरीके से केतन पारेख का भी केस लो है, बड़े सारे इस तरीके से केस लो हैं। अभी तो मैं आपके साथ वोडाफोन का एक केस डिस्कस करूंगा, 40,000 करोड़ का वो केस था, टैक्स का केस था, कुछ टैक्स की चोरी के ऊपर केस था, उसकी भी बातें आएंगी, चिंता मत करो, वो सारी चीजें आएंगी अभी। नहीं, वोडाफोन का 2G स्कैम में नहीं था, वो अलग केस था, टैक्स से रिलेटेड था। सर तो ऑडिट, सीए को ऑडिट के टाइम असाइन करते हैं ओनली? नहीं तरुण, सीए के बड़े सारे काम होते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑडिट करना काम नहीं होता है, उसका बहुत सारे और भी काम होते हैं, वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ही की क्लास में एकदम से सारी बातें नहीं डिस्कस कर सकता हूं, धीरे धीरे वो सारी बातें आएंगी, चिंता मत करो। आपको इतनी बात है कि उसके लिए आपको कोर्स के खत्म होने के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ही दिन में पूरा आइडिया लग जाएगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कितने सारे काम होते हैं। आज आपको एक काम पता चल गया क्या होता है ऑडिट, और क्या होता है ऑडिट, आज आपको वो पता चल गया। ऐसे ही आगे गोइंग फर्दर आपको ऐसे बड़े सारे और काम पता चलते जाएंगे, ठीक है तरुण जी? अच्छा सुनेंगे अब। मान लीजिए, चलिए मैं तरुण को ही एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए तरुण चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तरुण बहुत पैसा कमा लिया तरुण ने, लेकिन उसके बाद तरुण कहता है यार अब ना नॉर्मल काम नहीं करना, मल्टी मिलियनर मल्टी बिलियनर ये बन चुका है, ये कहता है सर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। तो मान के चलिए तरुण एक कंपनी का सीईओ है आज, ठीक है, तरुण जी सीईओ है कंपनी के, और ये कंपनी क्या करती है, फूड बिजनेस में है ये कंपनी, ठीक है जी, ये कंपनी फूड बिजनेस में है। जैसे वो जो पैक्ड फूड आता है, एडिबल फूड होता है, ठीक है ना, इस तरीके के फूड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये, ठीक है जी। अब सीईओ साहब, तरुण साहब एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी कंपनी का बिजनेस। मैं ना आपको पूरा एक चर्चा बताऊंगा, एक डिस्कशन समझाऊंगा आपको कि बोर्ड मीटिंग में किस तरीके की डिस्कशंस हो रही होती हैं, वहां से कुछ एस्पेक्ट्स बाहर आएंगे, वहां से मेरा आगे का टॉपिक कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। कोई नींद में तो नहीं है, जिंदा लाश तो नहीं बनने वाला भाई, होश में है सभी? बताएंगे एक बारी? हाँ जी बताइए प्लीज, सभी होश में है, बोर तो नहीं हो रहे? चलिए फिर, तो अब ध्यान से ये डिस्कशन समझेंगे। तरुण सीईओ है, और एक तरफ इधर मैं तरुण की बातें लिखता जाऊंगा, सीईओ साहब की, और यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी मेंबर्स। मान लीजिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर में पहला नाम मैं ले लेता हूं तृप्ति। यस सर, जोश इज हाई सर, ओके मैम। अब डिस्कशन चल रही है, मीटिंग में आके सबसे पहले तरुण जी बोलते हैं हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हम बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, काफी साल से फूड बिजनेस में हम ऑपरेट कर रहे हैं,
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मेंबर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब एक डायरेक्टर तृप्ति जी कहती है बताइए कहां पे एक्सपैंड करना चाहते हैं। मतलब आप ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करना चाहते हैं, एरिया वाइज अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, या प्रोडक्ट वाइज एक्सपैंड करना चाहते हैं कि आज फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आप चाहते हैं किसी और प्रोडक्ट में भी अब डील करा जाए। तो दूसरे पॉइंट पर इनकी बात आई। तीसरे पॉइंट पर तरुण जी कहते हैं हम फूड बिजनेस को एक्सपैंड करवाना चाहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में। ठीक है जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर तृप्ति ने ही पूछा ऐसा क्यों, वाई, आप सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ही क्यों एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो सीईओ तरुण साहब ने जवाब दिया देखो ऐसा है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है ना, ये उनका जवाब है, गलत हो सकता है, ठीक है ना, मैं तो डिस्कशन समझा रहा हूं आपको। तो तरुण जी ने जवाब दिया कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है ना, ऐसा हमको लगता है कि ये हमारे फूड बिजनेस को ना कॉम्प्लीमेंट करेगा, कि कोई इंसान अगर हमारी दुकान से, हमारी कंपनी से फूड प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो उसके साथ पीने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है ले जाए, ठीक है ना। या फिर अगर वो कोल्ड ड्रिंक खरीदने आ रहा है तो सच में उसका अगर कुछ मंच करने का मन कर रहा है, फास्ट फूड टाइप की आइटम, तो शायद वो भी खरीद जाए। कहने का मतलब है एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, दूसरा प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। यह जवाब तरुण का था। कन्विंसिंग जवाब है, हाँ सर बढ़िया बात है, आप ऐसे प्रोडक्ट में एक्सपैंड करना चाह रहे हो जो कि अपने आप में बिल्कुल अलग प्रोडक्ट नहीं है, पहले प्रोडक्ट में जिसमें आपका बिजनेस चल रहा है उसी से आपको सिनर्जी मिल जाएगी। मेरी बातें समझ आ रही है ना। कहीं पे भी आपको कोई पॉइंट ना समझ आए साथ के साथ मुझे बताइएगा। काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री, इसको ना सिद्धांत सप्लीमेंट्री ना कह के कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, ठीक है ना। मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को पूरा कर रहा है, अधूरा नहीं छोड़ रहा उसको, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना टू पीपल कंप्लीट ईच अदर, इसी तरीके से टू प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटिंग ईच अदर। वाह सर। चलो अच्छा, सीईओ, सीओओ, सीएफओ आर पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जी बच्चे, सीईओ, सीओओ, सीएफओ आर पार्ट ऑफ बोर्ड, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट का पार्ट है सब। एक फाइनेंस को संभालता है, एक ऑपरेशंस को संभालता है, एक पूरी कंपनी के सब चीजों को संभालता है, ठीक है ना। जो फाइनेंस को संभालता है सीएफओ, जो ऑपरेशंस को संभालता है वो सीओओ, जो इन सबको ही संभालता है वो सीईओ। अभी करेंगे ये सारी बातें भी आनी है, सीएफओ के बारे में भी बात करेंगे, बल्कि टॉपिक है आपके पास। अच्छा सुनेंगे मेरी बात। तो तृप्ति ने कहा वाई, तो इन्होंने जवाब दिया था सीईओ साहब ने कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहता हूं। तो अब मैं एक और नाम ले लेता हूं, मान लीजिए सिद्धांत का नाम ले लेता हूं। मैं सिद्धांत का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ लिख रहा हूं, मतलब सीईओ के अलावा जो बाकी मेंबर्स थे। तो अगला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आया सिद्धांत। सिद्धांत स्पेलिंग सही लिखी है मैंने आपकी, डबल डी है शायद, सॉरी। तो सिद्धांत एकदम से बोलता है सीईओ साहब आपका आइडिया तो बिल्कुल सही है कि भाई आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन एक बात देखिए, मार्केट में ऑलरेडी इन्होंने बोला कि मार्केट में सर 2 कंपनीज और हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। यह सिद्धांत बोल रहा है कि मार्केट में सर 2 कंपनीज ऑलरेडी हैं जो कि सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ऑपरेट कर रही हैं, और सर ये जो 2 कंपनीज हैं ये जायंट्स हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, कैसे हम इन 2 कंपनीज से कॉम्पीट करेंगे। इसमें पेप्सी, कोक वगैरह इस तरीके की ये सब कंपनीज आ गई, ठीक है ना। तो सीईओ साहब का जवाब आता है, सीईओ साहब कहते हैं सिद्धांत एक बात सुन, भारत 125 करोड़ की जनता का देश है और 125 करोड़ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक सिर्फ 2 कंपनी सर्व कर रही हैं। क्या आप ये कहते हैं कि तीसरी कंपनी अगर आ जाएगी क्या नहीं चल पाएगी? क्या इतना सा भी वैक्यूम नहीं है तीसरी कंपनी के लिए? क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे? मेरी बात समझ आई? मतलब एक तरह से आपको सीईओ साहब की बात समझ आ रही है कि सर 2 कंपनीज, एक तरह से सीईओ साहब सिद्धांत को समझा रहे हैं कि 2 कंपनीज कितने मर्जी बड़े जायंट हो, आप डरो नहीं, भारत की जनता 125 करोड़ की है,
सिर्फ 2 कंपनी 125 करोड़ लोगों को सर्व कर रही हैं, वो कर ही नहीं पा रही होंगी इतने सारे लोगों को। तो हमारे लिए वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब हमारे लिए जगह अभी है। यह कहना किसका था? कंपनी के सीईओ का, ठीक है ना, स्कोप है। उसके बाद एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर आए, मान लीजिए अक्षिता का नाम मेरे को नजर आ रहा है अभी, अक्षिता जी आई। अब अक्षिता ने एक और आर्ग्यूमेंट रखा। अक्षिता कहती है सर ठीक है, आपकी बात हमको समझ आ गई, ये बात हमको थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती है कि भाई 2 ही कॉम्पिटिटर्स हैं तो हमारे लिए स्कोप है, करा जाए ये बिजनेस, और प्रोडक्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बताओ सर पैसा कहां से आएगा? क्योंकि काम करने के लिए सर सबसे पहले तो पैसा चाहिए, मनी, फंड्स। फंड्स कहां से आएंगे? तो अपना ये तरुण साहब कहते हैं, सीईओ जी कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग, नहीं सुनो मेरी बात तो सुनो, बात सुनेंगे। तो तरुण जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है फूड बिजनेस, उस बिजनेस से हमने पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट कमाया है। एक काम करते हैं, फूड बिजनेस का पैसा कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए लगा देते हैं। एक तरह से इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, एक बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस में लगा देता हूं एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही। रौनक आपने जवाब दिया, खुशी भी आपने जवाब दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जैसे ही सीईओ साहब ने, तरुण साहब ने यह बात बोली कि भाई अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस, फूड बिजनेस का पैसा कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए लगा देते हैं, उसी टाइम अक्षिता मैम ने कुछ नाम बोले। ध्यान से सुनिएगा, अक्षिता जी ने कुछ नाम बोले। अक्षिता ने कहा, एक तरह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये बात, ठीक है ना। तो अक्षिता जी ने कहा कि क्या कभी विजय माल्या का नाम सुना तुमने? सुना कि नहीं सुना सर? क्या कभी सुभिक्षा का नाम सुना तुमने? हां जी, आपने सुना कभी सुभिक्षा का नाम? अक्षिता जी कहती हैं, यहां पे हम पूरे बात को खत्म नहीं कर रहे, क्या आपने कभी वीडियोकॉन का नाम सुना? हां सर, वीडियोकॉन का तो पक्का सुना है। मैं आपको सुभिक्षा का भी बताता हूं, इन सबका बताता हूं। जब अक्षिता, कोई बात नहीं, जब अक्षिता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस मीटिंग में ये 3 नाम बोले इन्होंने, तो सीईओ ने पूछा भाई क्या हो गया इन 3 नामों का? सर ये 3 नाम अपने आप में बहुत हैं, ये बात समझाने के लिए कि कभी भी एक बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पूरा मत लगाइए। कभी भी एक बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पूरे तरीके से कभी मत लगाइए। आपका दूसरा बिजनेस अगर फेल हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले वाले बिजनेस को भी लेकर डूब जाएगा जो ठीक ठाक चल रहा था। और ये 3 सबसे बड़े एग्जांपल है सर, इन तीनों लोगों के साथ यही हुआ है। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में इनके साथ क्या हुआ, जिससे आप लिंक कर पाएंगे इसको। जी बच्चे, ऐसा तो है, लेकिन अगर पहला बिजनेस बचा ही नहीं, भव्या, अगर पहला बिजनेस बचा ही नहीं तो किसके शेयर होल्डर बन के घूमेंगे वो? मैं आपको जैसे यहां पे बताता हूं, माल्या साहब, सर इंडिया में ना, ये ध्यान से सुनना, एक्चुअल बात है अभी ये, इंडिया में ऐसी आज तक कोई एयरलाइंस नहीं रही जितना प्रॉफिट माल्या साहब की किंगफिशर एयरलाइंस कमा के दे रही थी एक टाइम पर। इनफैक्ट जो एयरलाइन बिजनेस होता है ना, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस एक टाइम पे नहीं रहा था। माल्या साहब की जो किंगफिशर एयरलाइंस थी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, इतना प्रॉफिट तो जेट एयरवेज वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, इतना प्रॉफिटेबल एयरलाइंस थी ये, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और एक प्रीमियम एयरलाइंस में आती थी, मतलब अगर एयरपोर्ट पे उसकी फ्लाइट की अगर टिकट भी करवाते थे और किंगफिशर की टिकट करवाते थे तो लोगों को ना एक प्राउड फील होता था कि हाँ देखो हम किंगफिशर एयरलाइंस में जा रहे हैं। एक टाइम पे ये दर्जा था इस कंपनी का। लेकिन हुआ क्या, माल्या साहब, आपने थोड़ा बहुत न्यूज में इधर उधर देखा ही होगा, थोड़ा सा इनका लाइफस्टाइल भी लार्जर देन लाइफ है, किंग ऑफ गुड टाइम्स इनको बोला जाता है, यू ऑल नो व्हाई, ठीक है ना। तो माल्या साहब एट प्रेजेंट क्या कर रहे थे, एक सेकेंड, अरे, तो माल्या साहब का क्या चल रहा था किंगफिशर एयरलाइंस में, इनकी डोमेस्टिक एयरलाइंस चल रही थी, सारा बिजनेस इनका डोमेस्टिक एयरलाइंस में चल रहा था। अब इनके मन में आया
कि डोमेस्टिक एयरलाइंस नहीं, हमको तो ना इंटरनेशनल जाना है। ठीक है, इनके मन में एकदम से आया कि हम तो इंटरनेशनल जाएंगे, मेरे को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू करनी है। ठीक है कि अब जब इनके मन में यह आया कि मेरे को इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करनी है, इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, अब सर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए आपको इंटरनेशनल एयर स्पेस का कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल एयर स्पेस, इसका कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब माल्या साहब ने सोचा कोई दिक्कत थोड़ा ना है, इंटरनेशनल एयर स्पेस का कमर्शियल लाइसेंस हम ले लेंगे, लेकिन इस लाइसेंस को लेने में लग रहा था वक्त। इन्होंने क्या किया बताओ, आप एक बार सोच के देखना, ये आदमी एक लाइसेंस लेने के लिए क्या किस हद तक जा रहा है। एक कंपनी थी, बेटा आपके पास ना एक दूसरी स्क्रीन का भी ऑप्शन आ रहा होगा, मेरी 2 स्क्रीन आ रही होंगी आपके पास। अगर प्रेजेंट स्क्रीन ब्लर आ रही है, आप दूसरी स्क्रीन को टॉगल कर लीजिए, वो ब्लर पक्का नहीं आ रही होगी। ठीक है ना, अगर एक ब्लर आ रही है आप दूसरे पर टॉगल कर लीजिए। ठीक है चौत्रिका, ठीक है जी। तो अब इसने क्या किया, इंटरनेशनल एयर स्पेस का लाइसेंस लेने में लग रहा था टाइम। एक एयरलाइंस थी डेक्कन एयरलाइंस, शायद आपने नाम सुना हो। ये डेक्कन एयरलाइंस की कंपनी लॉसेस में थी, भयंकर लॉसेस में। माल्या साहब ने डेक्कन एयरलाइंस को, लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लिया। आपके मन में आएगा सर लॉस मेकिंग कंपनी को क्यों खरीदा? सिर्फ इसलिए कि डेक्कन एयरलाइंस के पास इंटरनेशनल एयर स्पेस का लाइसेंस है। तो इनको यह लगा कि डेक्कन एयरलाइंस मैं खरीद लूंगा, डेक्कन एयरलाइंस के प्लेन्स इनको मिल जाएंगे। ठीक है, और डेक्कन एयरलाइंस के पास इंटरनेशनल स्पेस का लाइसेंस है, तो अल्टीमेटली डेक्कन एयरलाइंस अगर किंगफिशर खरीद ले तो इंटरनेशनल लाइसेंस ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाएगा? किंगफिशर के पास आ जाएगा। इस वजह से इन्होंने डेक्कन एयरलाइंस खरीद ली। लेकिन डेक्कन एयरलाइंस के इतने भयंकर लॉसेस थे कि वो किंगफिशर डोमेस्टिक एयरलाइंस के प्रॉफिट्स को ओवरकम कर गए, भारी पड़ गए। डेक्कन एयरलाइंस के लॉसेस किंगफिशर एयरलाइंस के प्रॉफिट्स पर भारी पड़ गए और अल्टीमेटली ओवरऑल कंपनी के लॉसेस आने शुरू हो गए। ठीक, और ओवरऑल कंपनी के जब लॉसेस आने शुरू हुए तो ये इससे उभर ही नहीं पाए। धीरे 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 देखते ही देखते किंगफिशर डूब गया, लोगों का पैसा लेकर भी डूब गया। तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक एयरलाइंस में बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था, लेकिन आपने एक्सपैंड किया, और एक्सपैंड करने के लिए आपने पहली बात लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदा, दूसरी बात लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदने का पैसा आप कहां से लाए? इन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस का ही पैसा यहां पे डाइवर्ट कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस का जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा डेक्कन एयरलाइंस को खरीदने के लिए डाइवर्ट कर दिया। डेक्कन एयरलाइंस डूब गई, अल्टीमेटली किंगफिशर को लेकर डूब गई जी। लेकिन इन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना बेटा कि जब आप समझदारी के साथ डिसीजन लेते हो तो आप सब कुछ सोचते हो, लेकिन जब आप समझदारी के साथ डिसीजन नहीं लेते हो, आपके मन पे एक फितूर होता है, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो, तो ये गलतियां होना पक्का है। तो इसलिए गलतियां हुई। लाइक कोई एडलेस कंप्यूटर को खरीदे तो उसके अंदर 100 करोड़ का डेट देना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लालच, अभी तो लालच के ऊपर और बड़ी सारी बातें होंगी जब स्टॉक मार्केट की बात आएगी, चिंता मत करिए। अच्छा, इसी तरीके से सुभिक्षा का भी यही हुआ। आपको पता है, जैसे आज सुभिक्षा, पहले मैं आपको बताता हूं क्या है। 90s में, 96, 97, 98 में इंडिया का सबसे बड़ा जायंट हुआ करता था सुभिक्षा। सर कौन से बिजनेस में? जो ये रिलायंस फ्रेश या इजी डे या आपने ये बिग बाजार, इस तरीके की चीजें सुनी है ना। बिग बाजार, इजी डे, ग्रोफर्स, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, वॉलमार्ट, इस तरीके के जो स्टोर्स हैं, इसी तरीके का स्टोर हुआ करता था सुभिक्षा। और जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, 90s की जो मैं बात कर रहा हूं सर, उस टाइम पे ये डी मार्ट, वॉलमार्ट, बाकी रिलायंस फ्रेश, ग्रोफर्स, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। कोई लोग नहीं थे बिग बाजार वगैरह, सिर्फ और सिर्फ सुभिक्षा हुआ करता था उस टाइम पर।
मतलब मोनोपोली थी सुभिक्षा की इस मार्केट में, और बहुत बड़ा प्लेयर था ये, खूब पैसा था इसके पास। लेकिन फिर इन्होंने भी सोचा, ये कुछ सिटीज में एग्जिस्ट करते थे, पूरे भारत में एग्जिस्ट नहीं करते थे। इनके मन में आया कि अपने स्टोर्स पूरे भारत में पैन इंडिया फ्लोट कर देते हैं। अब पैन इंडिया अपने स्टोर्स को फ्लोट करने के लिए क्या करना पड़ा, जैसे आप दिल्ली में अपना स्टोर बनाना चाहते हो, तो दिल्ली में आपको एक दुकान बनानी पड़ेगी या किराए पर लेनी पड़ेगी, तो रेंट का खर्चा आएगा। आप उसके बाद, कोई बच्चा कहां से हो बताओ, आपकी जगह कहीं नाम लिख देता हूं, कोई बच्चा रेवाड़ी से है मान लो, रेवाड़ी में भी मान लो ये लोग एक्सपांड करना चाहते हैं, तो रेवाड़ी में भी एक दुकान खोलनी पड़ेगी, तो रेवाड़ी में भी एक दुकान किराए पर ले ली। इसी तरीके से ये एक्सपांड करना चाहते हैं और कई सारी जगहों पे। जितनी जगहों पर आप एक्सपांड करना चाहते हैं सर, आपको उतनी जगहों पर दुकान लेनी पड़ेगी। आप मुंबई में एक्सपांड करना चाहते हैं, आपको मुंबई में भी फिर एक शोरूम खोलना पड़ेगा, और ये भी रेंट पे जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पे? आप एक्सपैंड जब करना चाह रहे हो पैन इंडिया, तो सर धीरे धीरे एक्सपैंड करो। पहले एक जगह पे एक्सपैंड कर लो। दिल्ली में आपने दुकान खोल दी, पहले उस दुकान को चला लो, जब वो ठीक ठाक चलनी शुरू हो जाए फिर दूसरी जगह पे एक्सपैंड करो। जब दूसरी जगह की दुकान ठीक ठाक चलनी शुरू हो जाए फिर तीसरी जगह पे एक्सपैंड करो। सुभिक्षा ने क्या किया, नहीं हमारे पास खूब पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने इकट्ठे पैन इंडिया एक्सपैंड कर दिया। अब सर इकट्ठे पैन इंडिया एक्सपैंड करने की वजह से क्या हुआ, ये जो रेंटल खर्चा था ना, ये खर्चा है सर फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट खर्चा वो होता है, आप काम करो ना करो, आप काम ज्यादा करो, आप काम कम करो, कुछ भी कर लो, खर्चा रिमेन्स द सेम। मतलब आपकी दुकान पर एक ग्राहक आए, 100 ग्राहक आए ना आए, आप दुकान बंद करके शटर डाउन करके बैठ जाओ 10 दिन, तो भी आपका रेंट का खर्चा तो सर सेम रहने वाला है। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब, इन्होंने पैन इंडिया एक्सपैंड करके बहुत हैवी फिक्स्ड कॉस्ट इंकर कर दी। और सर इस फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा कहां से आया? जो सुभिक्षा का एग्जिस्टिंग बिजनेस था, वहां से यह पैसा डाइवर्ट कर दिया। अब हुआ क्या, मैं मान के चलता हूं मुंबई की दुकान चल गई, दिल्ली की दुकान नहीं चली, रेवाड़ी की दुकान नहीं चली, ये दोनों दुकानें नहीं चली, तो सर इन दोनों दुकानों का जो रेंट है वो तो जा ही रहा है, वो तो जाएगा ही जाएगा। आपकी दुकान नहीं चल रही उससे मतलब थोड़ा ना लैंडलॉर्ड को, उसको आपको किराया देना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आपका जितनी दुकानें नहीं चल रही लेकिन फिर भी आपका किराया जा रहा है, और वो सारा किराए का पैसा आपने कहां से निकाला? अच्छे भले चलते हुए बिजनेस से। अल्टीमेटली वो भी डूब गया। मेरी बात समझ आई? इसीलिए ना एक बात कही जाती है कि जब भी ना एक्सपैंड की कोई इंसान सोचता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, तो वो हमेशा सबसे बड़ा जो डिसीजन होता है ना, वो होता है किस तरीके से अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कम किया जाए, या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड भी कर लूं और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी इंकर ना हो। आज के समय में अगर जवाब दिया जाए तो सर आज के समय में ऑनलाइन ई कॉमर्स इसका सबसे बड़ा जवाब है। लोगों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाए ही क्यों? बिजनेसमैन के मन में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का ख्याल ही क्यों आया? सर इसी खर्चे को बंद करने के लिए। आप ई कॉमर्स बनाते हुए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी एक वेबसाइट बना लेते हो जिससे आप पैन इंडिया छोड़ो, पूरा वर्ल्ड आप कवर कर सकते हो विदाउट ओपनिंग एक्चुअल शॉप्स। आपका फिक्स्ड का खर्चा बच जाता है, और जो कि बहुत बड़ा खर्चा। मेरी बात सभी को समझ आई? कोई दिक्कत है इस बात में? इसी तरीके से सर यही कहानी वीडियोकॉन की है। बिल्कुल सही, वीडियोकॉन की भी सर यही कहानी है। वीडियोकॉन एक टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में, अगर किसी के पास घर में पुरानी चीजें पड़ी हो तो देखिएगा, पुराना अगर कोई भी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज हो, वीडियोकॉन का ही नाम था एक समय पर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से इनके मन में आया एक्सपैंड करेंगे
और इन्होंने रियल एस्टेट में एक्सपैंड कर दिया। ठीक, और रियल एस्टेट में अगर आपको देखना है ना, कई शहरों में है इनकी रेजिडेंसीज, धूत रेजिडेंसी करके, जैसे सोसाइटीज होती है ना, बड़े सारे फ्लैट्स बना देते हैं, इनकी सोसाइटीज का नाम है धूत रेजिडेंसी। धूत रेजिडेंसी के नाम से इन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया, और रियल एस्टेट के बिजनेस को शुरू करने के लिए जितना पैसा है वो अगेन अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से डाइवर्ट कर दिया। ठीक, और रियल एस्टेट का बिजनेस भी सर इन्होंने ऐसे टाइम पर शुरू किया, एक टाइम था जब रियल एस्टेट का बिजनेस ना सोना माना जाता था, सोना, गोल्ड, कि आप उसमें पैसा डाल दो वो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन फिर एक टाइम आया था 2012-13 के बाद कि रियल एस्टेट का बिजनेस तब से ना गिरता ही जा रहा था, स्लंप पे ही आ रहा था। इन्होंने रियल एस्टेट के बिजनेस में तब पैसा लगाया जब रियल एस्टेट का बिजनेस गिरना शुरू हो गया था। तो सर रियल एस्टेट का बिजनेस तो गया ही गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस भी लेके डूब गया। एक्सक्यूज मी। तो मेरी बात यहां पे समझ आ रही है, ऑल्दो ये वाला जो केस है ना वोडाफोन वाला, वीडियोकॉन वाला, ये मैंने ना अभी थोड़ा सा बस इतना डिस्कस कर लिया है, ये डिटेल में आपके पास आगे है, क्योंकि यहां पे चंदा कोचर का शायद आपने नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन। आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन थे चंदा कोचर, वो भी इसी क्या हो गया ये, सॉरी, जो चंदा कोचर थे वो भी इसी केस में इन्वॉल्व थे, तो उनका भी नाम इसमें आया था। अल्टीमेटली वो किस तरीके से इन्वॉल्व थे, क्या हुआ था, वो बातें अभी थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करेंगे, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते अभी। एक्सक्यूज मी। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो मैंने आपको ये इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, ये सारे एग्जाम्पल्स एक तरह से अक्षिता जी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एजीएम में बैठकर दिए कि सर आप ये मत करिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस, फूड बिजनेस का पैसा सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मत लगाइए, नहीं तो हमारी हालत भी इन लोगों जैसी हो जाएगी। तो फिर कंपनी के सीईओ अब क्या बात समझाते हैं, अब वो बात सुनिए। कंपनी के सीईओ, एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने, कंपनी के सीईओ ने जो एग्जिस्टिंग फूड बिजनेस था उसका P&L रखा। P&L में यहां पे सेल आ रही थी, यहां पे खर्चे आ रहे थे, यहां पे प्रॉफिट आ रहा था। एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही, मान लीजिए यहां पे प्रॉफिट में 50 करोड़ रुपए आ रहे थे, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, फूड बिजनेस के P&L से जो प्रॉफिट आया है 50 करोड़, मैं सारा प्रॉफिट नहीं निकालूंगा। आपका डर बिल्कुल जायज है कि अगर मैंने फूड बिजनेस का सारा पैसा अपने कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में लगा दिया और वो डूब गया तो फूड बिजनेस भी डूब जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां से एग्जाम्पल के लिए 20 करोड़ रुपया निकाल लेते हैं और ये 20 करोड़ रुपया एलोकेट कर देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के लिए। बाकी का 30 करोड़ रुपया अपने फूड बिजनेस के लिए ही रख लेते हैं। एक काम 20 करोड़ रुपया अगर हम फूड बिजनेस, सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लगा भी देंगे, एक तरह से ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए निकाल के अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। भाई अगर डूब भी गया, सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस ना भी चला, तो हमारा फूड बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि उसके लिए रिक्विजिट फंड्स मैंने छोड़ दिए हैं, उसको इंपैक्ट नहीं होने दूंगा। 20 करोड़ से अपनी किस्मत आजमा लेते हैं। अगर बिजनेस एक्सपैंड कर गया अच्छे से तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि सर बिजनेस करते हो तो थोड़ा रिस्क तो आपको उठाना पड़ता है। मेरी बात समझ आई? तो इससे अल्टीमेटली कंपनी के सीईओ ने अक्षिता के इन एग्जांपल्स का एक काउंटर जवाब दिया है। तो अक्षिता जी कहती हैं, एक बात बताओ, आपको सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के लिए चाहिए कितना, हाउ मच? आपको सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के लिए पैसा चाहिए कितना? क्या आपको चाहिए 20 करोड़ रुपए? मेरी बात समझ आ गई? तो सीईओ का जवाब आया, नहीं, हमको सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के लिए सिर्फ 20 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। सर अगर न्यू इक्विटी इशू करते तो पुराने प्रॉफिट की कोई जरूरत ही नहीं थी। गिरिराज, उसी पे आ रहा हूं। एक्चुअली में आप सभी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हो, आप कभी भी एक ही चीज पर नहीं चले जाते हो, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ना थ्योरेटिकली नहीं सोचेंगे,
मेरी एक बात ध्यान से सुनना, मैं ना आपके एक दो चीजों से कल की क्लास और आज की क्लास में एक दो चीजें मैं एनालाइज कर पाया हूं, वो मैं एक बारी आपको पहले बीच में बताऊं, एक बारी उसका ध्यान रखेंगे आप। थ्योरेटिकली थोड़ा सा सोचना अब कम करो, प्रैक्टिकली सोचना अब शुरू करो, ठीक है ना। किस तरीके से सोचना है, मैं तभी आपके सामने पूरे इस तरीके की चर्चा, डिस्कशन आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ आए, क्योंकि बहुत सी चीजें ना आप थ्योरेटिकली 11 12th में सीख के आए हो लेकिन वो प्रैक्टिकली होती नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये जो इस तरीके का P&L होता है टी फॉर्म वाला, या जो जैसे P&L और बैलेंस शीट आपने 11 12th में सीखी है सर, प्रैक्टिकली वैसे नहीं बनाया जाता। इनफैक्ट आपको बड़ा ही अनईजी लगेगा और शायद आपको एक बारी के लिए मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं। आप डेट जैसी चीजों को बैलेंस शीट में शायद आप सिक्योर्ड लोन्स में दिखाते आए हैं। आप बैलेंस शीट में डेट को सिक्योर्ड लोन्स में दिखाते आए हैं, और सर जब आप यहां पे सीखेंगे आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली डेट सिक्योर्ड लोन्स में आता ही नहीं है। प्रैक्टिकली डेट के अमाउंट को बांटा जाता है, कुछ अमाउंट इक्विटी में आता है और कुछ अमाउंट सिक्योर्ड लोन्स में आता है सर, ऐसा भी होता है। हां, इस तरीके की कई सारी चीजें तो प्रैक्टिकली सीखेंगे, ठीक है गिरिराज। अभी जो आपने लिखा ना उस पर मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, उसका जवाब बिल्कुल दूंगा मैं। जी बच्चे, आपने भी जो जवाब दिया, मेरे को नाम नहीं पता जो बच्चा लिख रहा है, लाम्या, यही आपका नाम, इसी बात पे मैं अभी आ रहा हूं। तो अभी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अक्षिता ने बोला था आपको पैसा चाहिए कितना, तो सीईओ कहता है देखो जी, हमको सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए हमको फंडिंग तो 100 करोड़ की चाहिए, हमको फंडिंग 100 करोड़ की चाहिए। तो अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा फिर तुम तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए निकाल रहे हो, बाकी का पैसा, रिमेनिंग पैसा कहां से आएगा। अब कंपनी के सीईओ समझाते हैं, कंपनी के सीईओ कहते हैं देखो जी, एक कंपनी है वो अपना पैसा कहां कहां से रेज कर सकती है। सर एक कंपनी अपना खुद का पैसा लगा सकती है, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। एक कंपनी मार्केट में अपने नए शेयर्स इशू कर सकती है, दैट इज इक्विटी। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, एक कंपनी डेट भी ले सकती है। तो ये सब आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। तो सीईओ समझाते हैं 20 करोड़ रुपया रिटेन्ड अर्निंग से आ गया, कुछ भी एग्जांपल ले लो, टोटल 100 करोड़ रुपया चाहिए। एक काम करते हैं, 30 करोड़ रुपया इक्विटी से ले लेते हैं और नए शेयर्स रेज कर लेते हैं मार्केट में। 25 करोड़ रुपया प्रेफरेंस शेयर से ले लेते हैं। अभी भी कितना बच गया, 25 करोड़ रुपया अभी भी बच गया। तो एक काम करते हैं, 25 करोड़ रुपए का डेट भी ले लेते हैं। ना सारा का सारा डेट लिया, ना सारा का सारा प्रेफरेंस लिया, ना सारा का सारा पैसा एग्जिस्टिंग बिजनेस का उठा के लगाया, ना सारा का सारा पैसा इक्विटी से उठाया, बांट दिया उस पैसे को। और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना। और सर कौन करता है एक कंपनी में ये फाइनेंशियल प्लानिंग? जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करता है एक कंपनी के लिए, उसको बोलते हैं उस कंपनी का सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इन सारे सोर्सेस से ये पैसा आया और यहां पे कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब कंपनी इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है। कहां इन्वेस्ट करती है? अपने ही एसेट्स में। सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी को प्लांट चाहिए होगा, इक्विपमेंट चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, बिल्डिंग चाहिए होगा, जो भी चाहिए उन सब जगहों पे, उन एसेट्स में आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। ये जो मैंने एक डायग्राम्स आपके सामने रखा है ना, ये और कुछ नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने ये सब लिखा है, ये एक तरह से सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, कहां से आप पैसा उठा रहे हो, बैलेंस शीट में भी यही आता है। और एसेट साइड पे आप उसी पैसे को कहां कहां आपने इन्वेस्ट किया वो सब दिखाते हो, ठीक है ना। बेटा अक्षिता, इसमें रिस्क तो है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया इसमें रिस्क। कहां है इसमें रिस्क वो अभी मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे, ठीक है जी। इसमें रिस्क मैनेज हुआ है, आदित्य ने जैसे लिखा रिस्क मिनिमाइज हुआ है, बिल्कुल सही, इसमें रिस्क मैनेज हो गया है, ठीक है ना। रिस्क रहेगा तो पक्का, लेकिन कम हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा,
मेरी बात समझ आई? तो इस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, सर 100 करोड़ रुपए आ जाएगा। अब बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ा कन्विंस हो गए हैं। अब मान लो आदित्य कहता है, सर हम इस बातों से कन्विंस हैं कि बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक में, और पैसा भी इस तरीके से रेज करना चाहिए, हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को। लेकिन अब ये बताइए एंटर कैसे करेंगे मार्केट में, मतलब मार्केटिंग वगैरह की बातें, समझ आया? मतलब अब यहां से मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज डिस्कस शुरू हो गई हैं, डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं। जैसे अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बड़े सारे तरीकों की हो सकती हैं। टीवी में कोई बड़े अच्छे तरीके की एड दिलवाना, कई बारी कई कंपनीज ना बड़ी ऐसी एड्स बनवाती हैं जिसमें उनका प्रोडक्ट तो बड़ा थोड़ा सा आ रहा होता है, लेकिन वो एड ना ब्रांड के नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए होती हैं। इमोशनल एड्स बनवा देंगे जिससे लोग एकदम कनेक्ट कर जाएं, ठीक है ना। फेस्टिवल के टाइम पे उस फेस्टिवल की एड बना देंगे, या कोई बहुत अच्छा ट्यून डाल देंगे जो कि लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, अल्टीमेटली उस वजह से प्रोडक्ट दिमाग में रह जाता है। इस तरीके की एड की स्ट्रैटेजीज, या फिर जैसे अभी मेरे को ना एकदम से ध्यान आ रहा है, किया मोटर्स का आपने नाम सुना होगा, गाड़ियों की कंपनी है। इन्होंने क्या किया था, गुड़गांव में मैंने देखा था, गुड़गांव दिल्ली में इनकी शोरूम्स अभी ओपन नहीं हुए थे, 1 साल पहले ही इन्होंने जहां पे भी इनका शोरूम ओपन होना था वहां पे इन्होंने दुकान किराए पर ले ली, शटर डाउन पड़ा हुआ है, अभी कंपनी इंडिया में एंटर करी नहीं है, लेकिन बाहरी बड़ा बड़ा बोर्ड, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स 1 साल पहले ही लगा दी, किया लॉन्चिंग सून। मतलब लोगों को पहले से ही 1 साल पहले ही लोगों के मन में एक बात डालनी शुरू कर दी कि इस तरीके की कोई कंपनी आने वाली है। बिल्कुल सही, जिंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। कहने का मतलब है इस तरीके से किस तरीके की मार्केटिंग करेंगे, और जब मार्केटिंग की बात होगी तो सर प्राइसेस की भी बात होगी, क्योंकि उसमें बात करेंगे कि किस प्राइसेस पे मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ठीक है ना। मार्केटिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डिमांड वगैरह ये सब डिसाइड होगी, ये सारी बातें, ये सारी चीजें डिस्कस अब वहां पे होनी शुरू हो गई हैं। बस मैंने जो आपको ये चर्चा बताई है इतनी सी, इस चर्चा से क्या क्या बातें निकली, मैंने यहां पे इस पूरी डिस्कशन में आपको कहीं भी कोई इकोनॉमिक्स की बात तो नहीं करी, मैंने तो बिजनेस की बात करी है यहां पे सिर्फ और सिर्फ, कि बिजनेस को एक्सपैंड करना था, उसकी बातों में क्या चर्चा चल रही है। तो सर यहां से लेकिन क्या एस्पेक्ट्स निकले, सबसे पहले फाइनेंस का एक एस्पेक्ट निकला कि पैसा कहां से आएगा। उसके बाद जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है, मार्केटिंग की जब बात होगी, सर सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि किस तरीके की मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है। आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बिलोंग करता है, क्या आप उसमें मोनोपोली बना पाएंगे, क्या आप उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बना पाएंगे, क्या आप उसमें ओलिगोपोली बना पाएंगे। मेरे कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिसमें एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, उसकी मार्केटिंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली होने वाली है, मोनोपोलिस्टिक होने वाली है, क्या होने वाली है, उसी के बेसिस पे आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। और जब मार्केटिंग की बात होगी तो सर आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या लिखेंगे। नहीं बच्चे, अभी ये सब कुछ नहीं लिखना है, नहीं, ये लिखना नहीं है, ठीक है। आप इसी के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेंगे, तभी तो मार्केटिंग में अपना प्रोडक्ट का प्राइस दिखा पाएंगे। और जब प्राइस की बात होगी तो सर आपके प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई, इन सब की बात भी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइसेस के हिसाब से ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड, प्राइसेस के हिसाब से ही आपके प्रोडक्ट की सप्लाई डिसाइड होगी। और सर जब आप प्राइस को डिसाइड करने की बात करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड ही नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ना आ जाए, क्योंकि आपके पास अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, उसमें आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्कअप ऐड करते हैं और आपके पास सेलिंग प्राइस आती है, तब आपके पास प्राइस डिटरमाइन होती है। कहने का मतलब है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए आपको कॉस्ट को पता लगाना ही पड़ेगा, और डिमांड को और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड के बेसिस पे ही आप प्रोडक्शन डिटरमाइन करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है?
तो अल्टीमेटली मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि सारी बिजनेस की ही बातें हुई, सारी चर्चा, सारी डिस्कशन ऑल टुगेदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करी, लेकिन अल्टीमेटली उसमें डिस्कस क्या हो रहा है? सारे के सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ही तो डिस्कस हो रहे हैं। मेरी बात समझ आई? अल्टीमेटली बिजनेस की सारी बातचीत में अगर मैं लेमन टर्म्स में वो बातचीत रखूं तो वो बिजनेस की बातचीत लगती है, लेकिन डीपली जाके कॉन्सेप्ट को समझूं तो सर वो सारी बातचीत अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स की बातचीत है। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम हमने रखा बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं अब उसके बेसिस पर मैं अपने बिजनेस की क्या बातचीत करूंगा, उसके बेसिस पर अपने बिजनेस की एजीएम में मैं क्या डिसीजंस लूंगा। हाँ जी, मेरे को बताओ, क्या आपको ये सारी बात क्लियर हुई यहां तक की? समझ आया आपको? ये कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए फिर अब एक चीज लिखेंगे, ठीक है ना? अब लिखेंगे एक बारी लास्ट क्लास में, थोड़ा सा और। लास्ट क्लास में हमने पहला कॉन्सेप्ट लिखा था, दूसरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे अब, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना? हेडिंग डालेंगे सेकंड पॉइंट की, सम डेफिनेशंस। सम डेफिनेशंस हेडिंग डालिए। लिख लिया? कोई बात नहीं, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, खुशी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे एक बारी, अभी जो मैं लिख रहा हूं एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये क्या लिखवा रहे हो आप, वो आपको याद आसानी से ताकि हो पाए मैं लिखवा रहा हूं। देखिए यहां पे ना इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशंस आती हैं, लेकिन उन डेफिनेशंस को, क्योंकि मेरा यहां पे एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और मैं चाहता हूं कि मेरे को वो डेफिनेशंस कीवर्ड में याद रहे, सो दैट मेरे को रट्टा ना मारना पड़े और पेपर देखते ही मेरे को एकदम से ध्यान में आ जाए, अच्छा ये डेफिनेशन है इसकी। तो सर सबसे पहले जैसे एक बातचीत होती है घर की, मैं एक छोटी सी बस चीज बता रहा हूं, उसके बाद आज की क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है ना? चिंता मत करिए और ज्यादा तंग मत नहीं करूंगा आपको आज। तो जैसे घरों में बातचीत होती है, जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि बच्चा कह रहा था कि मेरे बड़े सारे शौक हैं, मेरे को पार्टी करने जाना था, मेरे को मूवी देखने जाना था, मेरे को शॉपिंग करने जाना था, मेरे को गोवा घूमने जाना था, और पप्पा से वो बच्चा पैसा मांग रहा था। कोई बात नहीं, और बच्चा पप्पा से पैसा मांग रहा था, पप्पा पैसे, थोड़ा सा मेरे शौक के बारे में भी सोचो। जब भी पप्पा को हम ये बोलते थे कि पप्पा थोड़ा सा मेरे शौक के बारे में भी सोचो, मेरे को अपने शौक पूरे करने हैं, पप्पा पैसे दो, तो पप्पा कहते थे पैसे कमा के दिखाओ, तुमको पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है, जरा पहले 4 पैसे कमा के दिखाओ, फिर देंगे तुमको कुछ पैसा। अब पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा होता था या नहीं, मेरे साथ तो बड़ा हुआ है ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब, पप्पा बार बार क्या बोलते रहते थे, पैसा कमाना पता है कितना मुश्किल है, कमा के दिखाओ पहले पैसा, पहले खुद पैसा कमा के दिखाओ, फिर अपने शौक पूरे करना। तो पप्पा बार बार बस पैसा 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 पैसा, पप्पा हमेशा वेल्थ की बात करते रहते थे। लेकिन बच्चा हमेशा क्या कहता था, अरे क्या पैसा पैसा पैसा, पैसा कमा कमा के क्या करोगे, मेरे शौक पे खर्च भी तो करो, मेरे को यहां जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, उसके लिए मेरे को पैसा दो। और सर ऐसे शौक भी क्या पूरे किए जिसमें पप्पा के पैसे ना खर्च हुए। जैसे ना एक कहावत है कि शौक फादर के पैसों पे ही पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी होती हैं। एनीवे तो यहां पे बच्चा बार बार क्या कहता है, मेरे शौक के बारे में सोचो, मेरे भले के बारे में सोचो, मेरा वेलफेयर, मेरे भले के बारे में सोचो। अच्छा, पप्पा की और बच्चे की, बाय द वे फेमिनिस्ट इन द हाउस, नाराज मत हो जाना, कहीं मेरे को सुना दो, यहां पे मैंने सन लिखा है, आप डॉटर लिखना चाहते हैं डॉटर पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पप्पा की और बच्चे की इस लड़ाई में साइड पे मम्मी बार बार क्या बोल रही थी,
अरे तुम लड़ते ही रहोगे, आज घर में ये कमी है, आज घर में ये चीज नहीं है, आज घर में ये चीज नहीं है, आज घर में वो नहीं है, आज घर में ये नहीं है, शॉपिंग भी जाना था, वगैरह 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 वगैरह। तो मम्मी बार बार किस चीज की बात कर रही है? स्कार्सिटी। शायद आपने ये वाली एनालॉजी पहले भी सुनी होगी, क्योंकि ऐसा सच मेरी अपनी नहीं है। अच्छा, पप्पा की, मम्मी की, बच्चे की इस छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में इन सबको बाउंड करके कौन बैठे हुए हैं? भगवान जी। भगवान जी कह रहे हैं पप्पा तुमको पैसा भी मिलेगा, बच्चे तुम्हारे शौक भी पूरे होंगे, मम्मी जी कमी को भी पूरा किया जाएगा, चिंता मत करिए, सबका भला होगा। तो भगवान जी कह रहे हैं डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, भगवान जी क्या कह रहे हैं? तुम्हारे इस सारे लड़ाई झगड़े में मैं तुम सबको बाउंड करके रखा हुआ हूं और तुम सबकी जरूरतों को थोड़ा थोड़ा मैं पूरा भी करवाऊंगा। अल्टीमेटली डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबका भला, सबका विकास, जो भी कह लो। ठीक है। अच्छा, यहां पे जो पप्पा लिखे, इन पप्पा का नाम क्या है? सर इन पप्पा का नाम है एडम स्मिथ। इस बच्चे का यहां पे नाम क्या है? एल्फ्रेड मार्शल। मम्मी जी का नाम यहां पे क्या है? लियोनल रॉबिन्स। ये सब इकोनॉमिस्ट्स हैं जिनके नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। लियोनल रॉबिन्स। भगवान जी का नाम क्या है? थोड़ा हैवी नाम। भगवान जी का हमने यहां पे नाम दिया पॉल सैमुअल्सन। ये मैंने इस तरीके से ना थोड़ा सा इसलिए आपको बताया सो दैट याद रह जाए बस आपको। इसको ना इसी तरीके से एक बार लिख लीजिए। डिटेल में भी डेफिनेशंस जो जो जरूरत होगी वो लिखेंगे, लेकिन अभी इस तरीके से पहले इसको लिखिए। लिख लिया सबने? ये डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा है। हो गया? चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसके आगे बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, समझ आया सबको आज की क्लास में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ये नोट हो गया सबका? कर लो कर लो कर लो। तब तक मैं एक बात बता देता हूं, आपकी 12 बजे आज ही अकाउंट्स की क्लास है। आधे घंटे का आपका ब्रेक है। 12 बजे आपकी अकाउंट्स की क्लास है। ठीक है जी, और सेम लिंक 12 बजे अकाउंट्स की क्लास और सेम लिंक। ठीक है जी। और दूसरी चीज, किसी भी बच्चे को पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग अगर चाहिए, अटेंड नहीं कर पाए थे, तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए मुझे। यहां पर नहीं, क्योंकि मैं आपके नंबर पे लिंक भेज पाऊंगा ना, या तो मुझे या कुलदीप भैया को या उषा मैम को या पारुल मैम को, आप किसी को भी बता दीजिए, व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, हम आपको। हाँ जी हाँ जी, अभी डिटेल में ना उसके बारे में आगे और आएगा। ठीक है ना। वैसे यहां पे मैंने एग्जांपल्स दिए थे, सिर्फ वीडियो कॉर्नर किंगफिशर का यहां पे मैंने एग्जांपल्स दिए थे। सन का नाम है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। तो जिसको भी पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए वो प्लीज मुझे, पारुल मैम, उषा मैम, कुलदीप भैया, इनमें से किसी को भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। तो ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जिस भी बच्चे को कोई भी क्लास अगर मिस हो जाए, लेकिन प्लीज इसको डेली प्रैक्टिस मत बनाना, मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा इस तरीके से, क्योंकि अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप लाइव ही आए, सो दैट एक शेड्यूल के साथ पढ़ाई हो। तो अगर कोई क्लास मिस हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है ना। सर कौन कौन से एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे? प्रणव, ये पिछली क्लास में जो कल की पहली क्लास थी ना, उसमें मैंने ये सारी बातें पूरी डिटेल में डिस्कस करी हैं, तो आप वो देखेंगे, आपका पिछली क्लास का कवर भी हो जाएगा और आपके सारे जवाब मिलेंगे आपको।
ठीक है, वैसे इकोनॉमिक्स का और मैथ्स का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। 12 बजे अकाउंट्स की क्लास, सेम लिंक। ठीक है जी, और मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा जिसको भी पिछली क्लास का लिंक चाहिए।